नमस्कार स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी परफेक्ट कंपटीशन क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाली ज्यादा फर्म, लेकिन वो फर्में इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि एक फर्म की आइडेंटिटी खत्म हो जाए। हर फर्म बाजार में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्ट सेम होता है, लेकिन सेम होने के बावजूद उस प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलता ही मिलता है। और वो डिफरेंस कलर का भी हो सकता है, साइज का भी हो सकता है, ट्रेडमार्क का भी हो सकता है, क्वालिटी का भी हो सकता है, इवन इमेजिनरी भी हो सकता है। प्लस नई फर्मों को मार्केट में एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम होती है। उस मार्केट को क्या बोला जाता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट in which there are large number of firms selling a product, ठीक है, which is different to each other, having freedom of entry and exit in the market is called monopolistic competition। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम ढूंढने जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं साबुन का। सोप की इंडस्ट्री जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है। टूथपेस्ट का एग्जांपल क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल। अब इसमें आप देखिए कि सोप बनाने वाली दुनिया भर की फर्म है। लक्स भी बनाता है, हमाम भी बनाता है, संतूर भी बनाता है, डिटॉल भी बनाता है, लाइफ बॉय भी बनाता है, ये भी बनाता है, वो। ठीक है, लेकिन हर फर्म का बाजार में अपना एक अलग रोल है। बाबा की साबुन का अपना अलग रोल है, लाइफ बॉय का अपना है, संतूर का अपना है, लक्स का अपना है, डव साबुन का अपना, सबका अपना। प्रोडक्ट सेम है, साबुन एक सार है, लेकिन सेम होते हुए भी हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या है? डिफरेंट है। डव के बारे में कहा जाता है दूध से बनता है, लाइफ बॉय के बारे में कहा जाता है डिटॉल बैक्टीरिया से रक्षा करता है, और कोई कहता है मेरे में गुलाब से बना हुआ है, फलाना कहता है ठिकाने से बना हुआ है, कोई कहता है मेरी त्वचा से, इसको लगाने से मेरी त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलेगा। तो इट मीन्स जहां पे मतलब प्रोडक्ट सेम होते हुए भी हर प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसी डिफरेंस के कारण, इसी डिफरेंस के कारण फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे क्योंकि क्या होता है, देखिए थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज वो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा चेंज करेगी तो उसका कस्टमर उसको छोड़ के दूसरी फर्मों के पास चला जाएगा। इस सारी कथा को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा साबुन है, दुनिया भर के साबुन है, संतूर भी है, लाइफ बॉय भी है, बाबा जी का पतंजलि का साबुन भी है, डेटॉल भी है, ये भी है, वो भी है। अब हर साबुन क्या है? दूसरे साबुन से डिफरेंट है, और इस डिफरेंस के कारण कस्टमर की प्रेफरेंस जनरेट होती है, उस प्रोडक्ट को लेकर के प्रेफरेंस जनरेट होती है। मुझे लगा कि मुझे ऐसा साबुन चाहिए जो मेरे को इस समय कोविड के जो कीटाणु इनसे बचाए। अब मेरी प्रेफरेंस जनरेट हो गई डिटॉल को लेकर के। तो इस प्रेफरेंस के कारण मैं अपने प्रोडक्ट के लिए थोड़ी बहुत ज्यादा प्राइस तो पे कर सकता हूं। इट मींस फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा बहुत तो बदल सकती है, क्योंकि कस्टमर उस प्रेफरेंस के कारण उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा चेंज अपने प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका कस्टमर उसको छोड़ के दूसरी फर्मों के पास चला जाएगा। अब मान लिया कल को डिटॉल वाले बोले साहब मैं तो 100 रुपए का बेचेंगे, बड़ंदे में लाइफ बॉय से काम चला लूंगा। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर चूंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इस डिफरेंशिएशन के कारण फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज करने की सिचुएशन में वो नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने पर उसके कस्टमर उसको छोड़ करके दूसरी फर्मों के पास चले जाते हैं। ठीक है, ये तो बात रही कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। इसके बाद हम अगली बात करते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स, ठीक है, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। पहला फीचर
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, इस मार्केट में बायर्स और सेलर्स की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन मैंने फिर कहा कि हर बायर और हर सेलर बाजार में अपनी एक अलग रोल प्ले करता है। इतनी ज्यादा भी फर्मों की संख्या नहीं होती कि एक इंडिविजुअल फर्म की आइडेंटिटी ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हर फर्म बाजार में अपना एक अलग रोल प्ले करती है। जैसे आप मार्केट में देखते हैं, टूथपेस्ट बनाने वाली दुनिया भर की कंपनियां हैं, लेकिन पेप्सोडेंट के अपने कस्टमर्स हैं, कोलगेट के अपने कस्टमर्स हैं, बाबा रामदेव की दंत कांति के अपने कस्टमर्स हैं, और किसी जेल के अपने कस्टमर्स हैं, हिमालय के अपने कस्टमर्स हैं। तो इसका मतलब हर फर्म बाजार में अपना एक क्या कर रही है, अलग रोल प्ले कर रही है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड फीचर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मैंने कहा एक प्रोडक्ट सेम होते हुए भी दूसरे प्रोडक्ट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब वो डिफरेंस कलर का भी हो सकता है, वो साइज का भी हो सकता है, वो पैकिंग का भी हो सकता है, वो ब्रांड का भी हो सकता है, वो क्वालिटी का भी हो सकता है। अब डव साबुन और लाइफबॉय साबुन दोनों बराबर, साबुन तो साबुन ही है, लेकिन डव साबुन क्वालिटी में फार बेटर माना जाता है लाइफबॉय से, या डिटॉल का साबुन लाइफबॉय के साबुन के बराबर माना जाता है। पतंजलि अपनी वो गाता रहता है। तो क्या है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन उस सेम होने के बावजूद वो प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब ये डिफरेंस रियल भी होता है, जैसे रियल में मैंने आपको बताया ब्रांड का डिफरेंस है, क्वालिटी का है, कलर का है, और कई बार फर्म अपनी कलाकारी से भी डिफरेंस जनरेट कर देती है, जैसे जनरली जीन्स में या साड़ियों में होता है। ठीक है, बनिए की दुकान पे जाके लेडीज बैठती है साड़ी में, वो सेम तरह की साड़ी है, लेकिन एक साड़ी वो कहता है बहन जी ये दूसरी साड़ी ठीक है आपकी अच्छी लग रही है, और दूसरी साड़ी जैसी वो पहनाता है बहन जी को दिखाता, ओह बहन जी कह रही है तो बहुत जोरदार लग रही है आप तो सज गई बिल्कुल। तो वो क्या है, वो इमेजिनरी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है इस मार्केट में, वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तीसरी बात, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखिए, इस बाजार में फर्मों को आने की और जाने की फ्रीडम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फर्म जब चाहे तब बाजार में आकर के प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर सकती है, प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर सकती है, और जब चाहे तब अपने मार्केट को छोड़ करके जा सकती है। लेकिन यहां एक बात जरूर होती है कि जनरली वही फर्में बाजार में एंट्री कर पाती हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हो कि वो पहले से एग्जिस्टिंग फर्मों का मुकाबला कर सकें। कहने को हम बोलते हैं कि भाई कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रेलेवेंस पे अगर बात करी जाए तो वही फर्म बाजार में आकर के माल बेच पाएगी जिसके पास इतने रिसोर्सेज हो कि वो एग्जिस्टिंग फर्मों के कंपटीशन को बियर कर पाए और सर्वाइव कर पाए। अदरवाइज आने को कोई आ सकता है, लेकिन टिकने की बात है तो टिक वही फर्म पाएगी जिसके पास रिसोर्सेज होंगे कि वो एग्जिस्टिंग फर्मों का मुकाबला कर पाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारी फर्में सोप बना रही थी, टूथपेस्ट बना रही थी, लेकिन 2012 में पतंजलि की एंट्री हुई, बाबा रामदेव जी आए और बाबा रामदेव जी ने आकर के पतंजलि लॉन्च किया, सबकी रेल बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि बाबा जी के पास इतना सामान था। बाबा जी ने 10 साल तक लोगों को सिखाया, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, और जैसे ही लोगों ने योग करना शुरू कर दिया, बाबा जी ने काम धंधा शुरू कर दिया। तो बाबा जी इतने सामान लेकर के आए, बाबा जी इतना बेस तैयार करके आए कि वो एग्जिस्टिंग फर्मों के कंपटीशन को फेस कर पाए, तो बाबा जी मार्केट में टिक गए। और अगर बाबा जी ऐसे ही आ जाते बिना तैयारी के तो बाबा जी निपट जाते। तो कुल मिलाकर के मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि इस मार्केट के अंदर कहने को कोई भी फर्म आ सकती है और जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कहा जाता है कि वही फर्में जनरली बाजार में आ पाती हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो पहले से एग्जिस्टिंग फर्मों के कंपटीशन को बियर कर पाए। अदरवाइज वो आ तो जाएंगी, लेकिन मार्केट में सरवाइव करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम फोर्थ फीचर पे बात करते हैं, एंड दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। इस मार्केट में भी शॉर्ट रन में आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिले, आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिले, आपको लॉस मिले, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन हमेशा आपको क्या देके जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट ही देके जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रन में एक फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक सीधा सा कारण है। अगर शॉर्ट रन में फर्मों को प्रॉफिट हो रहा है तो इस प्रॉफिट से इंस्पायर्ड होकर के नई फर्में बाजार में एंट्री करेंगी। जैसे ही नई फर्में बाजार में एंट्री करेंगी तो वो भी आकर के अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। जो वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो जो एग्जिस्टिंग फर्में हैं उन एग्जिस्टिंग फर्मों का मार्केट शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही उनका मार्केट शेयर कम होगा तो उनके जो शॉर्ट रन के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो लॉन्ग रन के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2012 में जब पतंजलि आया तो पतंजलि ने टूथपेस्ट दंतकांति बनाना शुरू किया। ठीक है, दंतकांति बेचना स्टार्ट किया, नई फर्म बाजार में आई। तो अब उससे पहले जो लोग टूथपेस्ट बेच रहे थे, क्लोजअप भी बेच रहे थे, पेप्सोडेंट भी बेच रहे थे, हिमालय का प्रोडक्ट भी बेच रहे थे और भी बेच रहे थे, उनका शेयर भाई पतंजलि अगर कोई यूज करेगा तो कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। मैं मान लिया मेरे घर में पतंजलि लिया है तो मैं पहले क्लोजअप लाना था, पतंजलि ले आया, तो अब पतंजलि की आने की वजह से क्लोजअप का मार्केट शेयर कम हो गया। इसी तरीके से दूसरे कस्टमर्स ने दूसरे प्रोडक्ट रिप्लेस किए होंगे। तो इससे क्या हो गया? पतंजलि जैसे ही मार्केट में आया तो जो पुरानी एग्जिस्टिंग फर्में थी उन एग्जिस्टिंग फर्मों का मार्केट शेयर क्या हो गया? कम हो गया। और उनका मार्केट शेयर कम होने की वजह से उनके जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थे वो लॉन्ग रन के अंदर किस में कन्वर्ट हो गए? नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से अगर फर्मों को लॉस हो रहा होता है तो इस लॉस से घबरा करके कुछ फर्में बाजार को छोड़ के चली जाती हैं। जैसे ही वो फर्में बाजार को छोड़ के जाती हैं तो जो एग्जिस्टिंग फर्में जो बाजार में बची हैं उनका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही उनका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा तो उनके जो लॉसेस शॉर्ट टर्म के हैं वो लॉन्ग रन में जाकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज अपन ऐसे समझें इस बात को कि मान लिया कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में 20-50 फर्में हैं, 50 फर्मों उसमें शॉर्ट रन में सबको लॉस हो रहा है किसी भी वजह से, जैसे कोविड की वजह से मान लिया सबको लॉस होने लग गया। तो अब जो कुछ लोग जो उस लॉस को बियर नहीं कर पाएंगे वो बाजार छोड़ के चले जाएंगे। मान लिया 20 फर्में बाजार छोड़ के चली गई तो रिमेनिंग कितनी बची? 30। तो पहले 50 फर्में प्रोडक्ट बेच रही थी, अब 30 बेच रही है। तो 30 बेच रही है तो उन 30 फर्मों का मार्केट शेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वो ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगी पहले से, तो नतीजा उनके लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली द सीन इज दैट कि शॉर्ट रन में आपको चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिले, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट मिले, चाहे लॉस मिले, लॉन्ग रन में हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अ फर्म विल ऑलवेज मैनेज नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। ये चौथा फीचर आपका इस मार्केट का। फिफ्थ फीचर दैट इज कॉल्ड प्राइस स्टेबिलिटी। इस मार्केट में भी प्राइसेस स्टेबल रहती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत चेंज तो आप कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते। जनरली फर्में अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए प्राइसेस को नहीं छेड़ती हैं। इट मींस इस मार्केट में भी प्राइसेस क्या रहती हैं? स्टेबल रहती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर एक फर्म प्राइस को छेड़ेगी, कम करेगी, तो दूसरी फर्मों को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी फर्में भी क्या करेंगी? फिर प्राइस को कम करेंगी। नतीजा क्या होगा? फर्मों के बीच में प्राइस वॉर की सिचुएशन जनरेट हो सकती है, और जब प्राइस वॉर की सिचुएशन जनरेट होगी तो सारी फर्मों को लॉस बियर करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी फर्म बाजार में प्राइस को छेड़ना ही पसंद नहीं करती है। ऑन द अदर एंड अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो कोई भी नहीं बढ़ाएगा, कोई भी नहीं बढ़ाएगा तो आपको वैसे ही लॉस हो जाना है। तो इसलिए इस मार्केट में भी क्या रहती है? जनरली प्राइसेस क्या होती है? स्टेबल होती हैं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट छठा फीचर होता है इस मार्केट में, दैट इज
इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इस मार्केट में चूंकि प्राइसेस स्टेबल है तो फर्म के पास प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट का यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, जैसा कि आपके ऑलिगोपॉली में होता है, ऐसा यहां पे नहीं है कि जीवन मरण का सवाल है, लेकिन यहां पर एडवर्टीजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, सेलिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और इस सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट के थ्रू फर्म अपने कस्टमर को यह यकीन दिलाती है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है और आप इस प्रोडक्ट को यूज करो, और इस तरीके से फर्म अपनी सेल को क्या करने की कोशिश करती है, इंक्रीज करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पर एडवर्टीजमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहां के एडवर्टीजमेंट राइवल नहीं होते। जैसे ऑलिगोपॉली में राइवल एडवर्टीजमेंट होते हैं कि एक का नुकसान करके हम दूसरे का फायदा करने की कोशिश करते हैं। यहां पर फर्म क्या करती है, यहां पर फर्म अपने प्रोडक्ट पे फोकस करती है और अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने कस्टमर को ये यकीन दिलाती है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए, ठीक है। और इस तरीके से फर्म अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो ये 6 फीचर्स आपको इस मार्केट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 1, मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, ठीक है, लेकिन हर फर्म की बाजार में एक अलग इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट सेम होते हुए भी दूसरे प्रोडक्ट से क्या है, अलग है, ठीक है। अब वो अलग किसी भी रूप में हो सकता है, वो रियलिटी में भी अलग हो सकता है, इमेजिनरी भी अलग हो सकता है। तीसरी बात हम कर रहे हैं एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम है, कोई भी फर्म जब चाहे तब बाजार में आकर के आ सकती है और जब चाहे तब बाजार को छोड़ के जा सकती है। अगला फीचर हमने कहा कि भाई लॉन्ग रन में हमेशा हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। शॉर्ट रन में हमें कुछ भी मिलो, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलो, नॉर्मल प्रॉफिट मिलो, लॉस मिलो, जो मर्जी हमें मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन हमेशा क्या देके जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट देके जाएगा। प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल रहती हैं। जनरली फर्म अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए प्राइसेस को चेंज करना पसंद नहीं करती है। और लास्ट बात आती है कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये फीचर्स हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर सारे मार्केट्स के जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पर उनका कंपैरिजन करेंगे और फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा।